औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान जो है रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज हम बात करेंगे थोड़े से अपनी फैमिली के हवाले से। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लोग ये समझते हैं कि मैं बस लोगों से दूर रहकर, फैमिली वालों से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी बनाऊँ, लेकिन आपको ये बताऊं कि फैमिली की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इंसान सारी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता। उसका डिक्लाइन आता है, वो एज का भी होता है, वो बूढ़ा भी हो जाता है। जब वो बूढ़ा होता है ना, उस वक्त वाकई उसको लोगों की ज़रूरत होती है, इर्द गिर्द अपने दोस्तों की भी ज़रूरत होती है और फैमिली की भी। ये वो टाइम होता है जब वो वाकई याद करता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा। और जो लोग अकेले रह जाते हैं बुढ़ापे में, उनका फिर ये होता है कि फिर एक वो वक्त आता है कि अल्लाह जिसको लंबी ज़िंदगी दे तो उसको फिर अपने सब फैमिली मेम्बर्स याद आते हैं। आप ये देखिए, जो हमारा माहौल है फैमिली वाला, हम बड़े लकी हैं। हम दूसरे ममालिक को देख रहे होते हैं, इसके यहाँ पे ये है, इसके यहाँ पे ये है, इस मुल्क में यूँ है, इस मुल्क में यूँ है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हम ब्लेसिंग इस बात की है कि हम फैमिली से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ हालात अब ऐसे होते चले जा रहे हैं कि सेल्फिशनेस आ रही है, महंगाई हो गई है। वो कहते हैं हम अपने फैमिली वालों को पाल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम दूर होना चाहते हैं, जी मेहमान आ गए, पैसे कौन खर्च करेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहता है रिस्क तो मैंने तुम्हें देना है ना, तो क्यों परेशान होते हो इस बात से। तो वो जो फैमिली सिस्टम है ना, उसको कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। फैमिली सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये बताऊँ मैं कि रोज़ी रोटी अल्लाह देने वाला है। आप जो मेहमानों का जिस तरह से आपको हुस्न सलूक करना है, आपने उनके साथ वैसे ही करना है। आपके फैमिली मेम्बर्स जिस तरह से आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, वैसे ही उनके साथ करना है। क्योंकि अगर आपने नेगेटिविटी की तो आपने ये भी याद रखना है कि कल को मैं अकेला भी रह सकता हूँ। तो इसीलिए अपनी फैमिली का, उनके हकूक़, उनका कुंबा एक ही आप पे रखना है। यहाँ तक कि हकूक़ के हवाले से जब बात होती है तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ब्लेस्ड इस मामले में भी किया हुआ है कि जो फैमिली के हकूक़ हैं, ख़ानदान के जो हकूक़ हैं, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए हुए हैं। जिस तरह से बंटवारे की बात आती है तो देखिए वो ऑलरेडी सब चीज़ें क्लियर्ड हैं। जिस तरह से अक्सर ये कहते हैं कि बहन को भाई की जितना क्यों नहीं जायदाद में हिस्सा दिया जाता। इसके बहुत सारी लॉजिक्स हैं। पहली चीज़ ये कि बहन जो है वो दूसरे घर जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर बहन उसी घर पर है तो भाई का हक ये है कि वो बहन को हर चीज़ उसकी प्रोवाइड करे, उसकी हिफाजत करे। मतलब घर के मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत तो इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जो है ना एक ह्यूमन बीइंग बनाया है कि उसको तो क्वीन बना दिया है। वो इस तरह से कि वो जब अपना जो है किसी भी फैमिली में होती है, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन के, चाहे वो बेटी के, तो आप ये देखें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्द की है, औरत तो क्वीन है। तो उस क्वीन को क्वीन ही बना रहने दे, क्योंकि जब वो क्वीन बनेगी तो वहाँ पर आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किंग बनने की, वो आप बन सकेंगे। क्योंकि आप ये कहेंगे मेरी बीवी को या मेरी बहन को या मेरी माँ को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो, उसको मैं इतना ऊंचा दर्जा दूं कि वो वाकई उसको मैं क्वीन की तरह रखूं। तो वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा तो आप देखिए माशरे में कितनी अच्छी चीज़ हो रही है, वो अच्छाई आ रही है। वो ये नहीं आ रहा, बर्डन नहीं आ रहा, बोझ नहीं आ रहा, बल्कि वो खुद तरक्की कर रहा है। अपनी बीवी, अपने घर पे जो उनके घर पे अपनी बहन है, बेटी है, उसको उसको ऊंचा दर्जा देने के लिए, उसको क्वीन की तरह रखने के लिए। तो ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे ऊपर हैं, इन्हें पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अपना आप जो है आप अच्छा भी रखें, माशरे को भी अच्छा रखें। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की औरतों की मर्दों के लिए है कि उनको वो इतना अच्छा खिलाएं, उनके लिए घर को इतना अच्छा रखें कि वो वाकई वो कहें कि जब वो घर पे आए तो उसको जहनी सुकून मिले। तो हमने ये सब चीज़ों को माइनस क्यों कर दिया, क्यों सेल्फिश होते चले जा रहे हैं। तो हमें सेल्फिशनेस से अपने हटना है, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें अहकामात दिए उनको पूरा करना है। रोज़ा, रमज़ान हमारे लिए इसीलिए है कि हम सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप देखें रमज़ान के महीने में हम सब एक हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। तो ये जो एक होना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा एक करती है, वो है इंसान के लिए सोशल वर्किंग, इंसानियत के लिए काम करना।
एंड दैट्स व्हाट KFC इज़ डूइंग. KFC के हवाले से मैं बताऊँ कि KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 दिन फलाही सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिए. KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं: एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. तो आपको ये बताएं कि KFC अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम भी अच्छा काम करें. अच्छा, इसके साथ ही KFC का क्विज़ का जो सवाल है वो आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कल का जो सवाल था उसके विनर्स कौन है. मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान. बहुत बहुत मुबारक हो विनर्स को. और साथ ही ये 3 विनर्स थे और अब हम आपको बताएंगे KFC का सवाल. मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान. जी, सवाल तो आपने देख लिया और कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके आप जीत जाएं जी KFC के इनाम, KFC का इनाम, और 3 खुश नसीबों को मिल सकेगा ये इनाम. अच्छा, इसके साथ ही आपको ये बताएं, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर पार्क, बेहिसाब वाटर स्लाइड्स और खाने पीने का भी इंतजाम बहुत ही फिट है. अच्छा, आपको ये बताते हैं कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का भी जो क्विज प्रोग्राम है उसमें जो सवाल कल किया था उसके विनर आज अनाउंस करेंगे. तो लेट्स सी हु इज द लकी विनर. मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान. जी, लकी विनर आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप. और इसके साथ ही आज का जो सवाल है वो भी सुनते हैं. मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान. जी, आज का जो सवाल है उसका जवाब आप फौरन से दे सकते हैं और कांटेक्ट कीजिएगा नंबर पर जो गिवन नंबर है. इसके साथ ही आपको ये बताएं कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का आप जीत सकेंगे 1 लाख रुपए की मेंबरशिप. इसके साथ ही हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनके लिए गिफ्ट हैम्पर है जो लेकर आए हैं हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की मोहब्बत, खुशबू के 7 गुलपोश और मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे. अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो है ख़ानदान के हकूक़. उसके बाद किचन में जाएंगे और किचन के बाद हमारा होगा इफ्तार लॉन्च जहाँ पे आपकी मुलाकात होगी मेहमानों से. लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देता है करम उनका सदा और भी कुछ पहुँचा है जो रो रो के नसीब आज तू दर पे पहुँचा है जो रो रो के नसीब आज तू दर पे आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग देता है करम उनका सदा और भी कुछ मांग देता है करम उनका सदा और भी कुछ मांग अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग देता है करम उनका सदा और भी कुछ मांग देता है करम उनका सदा और भी कुछ मांग.
جی ناظرین، اب ہم پوڈکاسٹ کی جانب آئے ہیں اور پوڈکاسٹ میں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے خاندان کے حقوق کے حوالے سے۔ خاندان کے حقوق اس لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہی حقوق جو ہے یہ معاشرہ بناتے ہیں۔ ایک خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب اچھا معاشرہ ہوگا، اچھے آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ یہ سوچیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں، پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ کے ملک میں پازیٹیوٹی آتی ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ساتھ میں ماہر سماجی علوم بھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ کے لیے۔ اچھا، امپورٹنس ایک تو فیملی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے حقوق کے لیے کہا تو اس میں فیملی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، جس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ساتھ میں میاں بیوی کے حقوق ہیں، فیملی ممبرس کے علیحدہ سے حقوق ہیں۔ تو یہ جو حقوق ہے یہ اتنی ان کی امپورٹنس آ جاتی ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے پھر یہ۔ تو پہلے تو ہم بات کریں گے فیملی حقوق کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو کنبہ یا خاندان ہے کیا؟ جائز طور پر اسلام کے اندر جائز طور پر مرد اور عورت کا نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ بن جانا اور پھر اولاد اور پھر اس ماحول کے اندر وہ پورا کنبہ یا پوری فیملی، اس کو ہم کہتے ہیں خاندان، جو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے مرد کے عورت پر، عورت کے مرد پر، اور قرآن کریم نے سماجی حوالوں سے جو سب سے اہم جو وہ اکائی جو آپ اور ہم نظر انداز کر جاتے ہیں وہ ہے ماں باپ، پھر وہ اولاد جس اولاد سے آگے تربیت کے بعد نسل چل رہی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے معاشرہ، اور معاشرے میں پڑوسی، ساتھ کے لوگ، یہاں تک کہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی دیے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے۔ اللہ نے کسی بھی موقع پر انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا، جو قرآن کریم میں حکم ہے نا کہ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ آگ سے۔ تو یہ آگ کیا ہے اور خاندان کیا ہے؟ تو خاندان سے آگ کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ جس خاندان کو ہم جوان کر رہے ہوتے ہیں اسے سب کچھ سکھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی آ جائے نا تو انگریزی میں ایسی بات کرنا، بیٹا جب کوئی بات ہونا تو اپنے جو اسٹائل آف کمیونیکیشن ہے اس کے اندر بڑا برانڈڈ کپڑے پہن کر یوں پیش ہونا، جب تک گفتگو کے اندر اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، شو آف نہ کرو، اتراؤ نہیں، اس وقت تک تمہاری شخصیت پہچانی نہیں جائے گی۔ بیٹا تم یوں کرنا، یہ آپ کے اسلامی بنیادی حقوق میں نہیں ہے۔ اسلامی بنیادی حقوق کے اندر خاندان میں بچوں کی جو تربیت ہے اس کے اندر توازن ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، بڑوں کی عزت ہونی چاہیے، ماں باپ کا خیال ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر رب کے سامنے جو رب کے حقوق ہیں آپ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں ان کے اندر آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر ہم بات نہیں کرتے، پڑوسی آپ کا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا حق آپ پر اتنا ہے جتنا شاید آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور مجھے وہ ایک حوالہ یاد آ رہا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ پڑوسیوں کو حقوق وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اتنی نازک بات ہے کہ آپ اور ہم اگر توجہ دیں تو ہم بہت زیادہ ذمہ دار ہیں۔ آج کل ویسٹرن ورلڈ میں یا امریکہ، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا امریکہ دونوں میں جو بات ہوتی ہے، اب وہ ہمارے یہاں تو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، وہاں پر اصطلاح استعمال کرتے ہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ان میں ذمہ داری یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری ہمیں یہ ہے اسلامی اعتبار سے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے یعنی توحید سے، نبی سے یعنی رسالت سے، اور قرآن سے جوڑ دو تاکہ یہ پہچان سکیں کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ جو ماں باپ یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ذہنوں میں روحانیت کتنی ڈالی ہے, آپ نے ان کی جو تربیت ہے اس کے اندر کتنا بتلایا ہے کہ بات چیخ کے نہیں کرنی, آرام سے کرنی ہے, اور اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کے حقوق ہیں, تو اس کے سامنے کیا بیہیو کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو سامان مہمانوں کے لایا گیا وہ آپ اکیلے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, تو یہ تو معیوب ہے. تو حقوق میں جہاں تک بات ہے خاندان کا, تو خاندان میں عورت کے حقوق اور مرد کے حقوق مساوی ہے, اور دونوں یعنی مرد اور عورت یہ خاندان چلانے کا ذریعہ ہے. اب جب یہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو ان کا جو پس منظر ہے زندگی کا, جس کو آپ کہتے ہیں آموزش, ان کی تربیت, ان کا مزاج, خود یہ کس مزاج کے ساتھ آئے ہیں. تو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کی جب اچھا رشتہ کہیں لینا ہوتا ہے نا, تو ماں باپ جب جاتے ہیں تو پرانے زمانے میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ رشتے کے لیے صرف لڑکی کو مت دیکھو کہ کتنی حسین ہے, لڑکی کے ماں باپ کو دیکھو کہ اس گھر کا ماحول کیا ہے. تو اسی لیے اسلامی اصول میں کف کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. کف کہتے ہیں مساویانہ طریقے سے کہ جو لڑکا اور لڑکی ہے وہ ان کے جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے, مذہبی اعتبار سے کس طرح پہچانے جاتے ہیں, اور یہ کف بہت اہم شرط ہے. اب ہمارے یہاں نظر انداز ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ سوشل میڈیا کی شادی کا نتیجہ ہوتا ہے, جو بعد میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے پھر وہ بھی نظر آتا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ ہم ریاکاری کے اندر جھوٹ کے ساتھ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس لڑکی سے ہم شادی کر رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا. اور جب اس فائدے میں جاتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی سے جو غریب ہو, شریف ہو, اچھی ہو, اس سے میرے بچے دین کتنا سیکھیں گے, شرافت کتنی یہ سیکھیں سب گے. چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں تربیت ہے نا. مطلب تربیت نہیں. اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں بہنوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے, ان کے اپنے علیحدہ سے حقوق ہوتے ہیں. پھر کس طرح سے, اچھا اکثر اوقات نا ایک بڑی شکایت ہوتی ہے سب کو نا, وہ شکایت یہ ہوتی ہے, اسپیشلی بھائیوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ مال دیا جائے, بہنوں کا کیا کام ہے, بہنوں کا تو کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح ہی جو ہے بہنوں کے حوالے سے جو ہوتا ہے کہ تو وہاں پر آپ بہن کے حق اور بہن کو, ہاں ایک جگہ اور بھی ہوتا ہے کہ بہن کو زیادہ مال دے دیا جاتا ہے, جس پہ بھائی کہتے ہیں ان کو زیادہ کیوں دیا گیا. کیا بھائی بہن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ایک بن باپ کی جو ہے بیٹی ہے اور اس کو اگر زیادہ مال دیا جا رہا ہے تو اس پر بھی وہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں کیا اس کی آپ ساری فیسلٹی اس کو ادا کریں جو بھائی کا حق ہے. وہاں پر بھائی اپنے حقوق بھول جاتے ہیں سب. وہاں پر کئی فیملی ممبرز ہیں جو اپنے حقوق بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے اور یہ پرابلم جو ہے زیادہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں, لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج بات ہو رہی ہے خاندان کے حقوق کے حوالے سے, فیملی کے حقوق کے حوالے سے, جو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر جب فیملی کے حقوق پہ بات ہوتی ہے تو کس طرح سے آپ نے اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے, اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے, اپنی وائف کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ جو رسپانسبلٹیز مرد حضرات کو دی گئی ہیں, اسپیشلی اپنے گھر والے جو گھر کی خواتین ہیں ان کے حوالے سے, یہ حقوق تو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اچھی بات کی تھی ڈاکٹر قادری صاحب نے اسپیشلی بریک سے پہلے کہ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی تربیت میں کیونکہ انسان کی زندگی اس کو گزارنی ہوتی ہے, اس کے لیے اس کو اس کا مالی طور سے بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے بہت بنیادی سوال کیا ہے اور بنیادی باتیں بھی بتائی ہیں احباب کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور وہ حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو, اور میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ بہتر ہوں. ان کا خیال رکھنا,
اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت مزاج کے اندر یہی آ جاتی ہے کہ جب تک وہ لڑکی بیوی نہیں بنتی اس وقت تک آسمان ہے، اور وہ بیوی بن گئی تو پھر وہ پیروں کے نیچے ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ایک توازن ہونا چاہیے. اور عورت جب کسی مرد کے لیے آ رہی ہے شادی کر کے تو اس مرد کو چاہیے کہ وہ اس عورت کی ڈھال بنے، تاکہ خاندان جو بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کو اچھا انوائرمنٹ ملے. جس گھر میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل یا عزت نفس کے خلاف رہتے ہیں وہ گھر کبھی پھلا نہیں پاتا. اس گھر میں کبھی کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی کہ کوئی واقعی مثالی گھر ہو. میں کچھ الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر جو میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا، اور اتفاق کی بات ہے میں مہمان تھا وہاں، تو میں نے سب تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے یہ ان صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ لنڈن میں رہتے ہیں، گاڑیاں بھی بہت ہیں، باتیں بھی بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے ماحول؟ وہ اصل ہے یا یہ اصل ہے؟ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میری بیوی اکثر اپنے بچوں کو گالیوں سے مخاطب کرتی ہے اور غلیظ گالیاں دیتی ہیں اور مارتی بھی ہے. تو میں نے کہا لنڈن میں تو یہ ابیوز ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے، اگر آ گیا تو یہ تو بچوں کو تو حکومت لے جائے گی، بچے نہیں رہ سکتے، پھر قانون ہے وہاں کا. تو کہنے لگے کہ پھر اس بات پر ہماری لڑائی ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. نتیجہ اب یہ ہے کہ میں الگ کمرے میں سوتا ہوں، وہ الگ کمرے میں سوتی ہے، اور بچے رات بھر ٹی وی یا پھر موبائل پر لگے ہوتے ہیں. تو یہ اگر فیملی کا مطلب صرف زندگی کو ایک ہی زاویے سے دیکھنا ہے تو پھر وہ فیملی نہیں ہے، وہ تو آپ نے کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے وبال پیدا کر دیا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو جن معاشروں میں رہتے ہیں ان معاشروں میں ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں. ظاہر ہے کہ اگر مغربی معاشرے میں کوئی فیملی ہے تو وہ مدر پدر آزاد یا تو ہو جاتی ہے اور یا پھر دین کی طرف آتی ہے تو بہت مضبوط. اور ایسے خاندان بھی دیکھیں کہ جن خاندانوں کے اندر بچوں کی تربیت حفظ قرآن سے ہوتی ہے، مدرسے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں کی جو مقامی تعلیم ہے سائنس کی اور وہاں جو مقامی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں اور پوزیشنز لیتے ہیں. ابھی ایک ایسی فیملی میں جانتا ہوں ہیوسٹن میں کہ جن کی بچیاں جب چھوٹی تھیں تو وہ ساری تعلیم تو حاصل کرتی ہیں لیکن سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ان بچیوں کے. میں بہت حیران ہوں. اور ان بچیوں کو قرآن کریم باقاعدہ یاد ہے، اور وہ بچیاں صدارتی ایوارڈ تک یا جو صدر امریکہ ہے ان کا جو پروجیکٹ ہے اس میں انوالو ہو کر وہ اس درجہ آگے گئے کہ ان کو نمایاں عزت ملی، اور اخباروں نے چھاپا کہ مسلم کمیونٹی کی یہ بچی چھوٹی سی عمر کی ہے اور اسے فلاں ایوارڈ صدر کی طرف سے یا صدر کے جو پروجیکٹ ہے اس کی طرف سے ملا. تو یہ آسان کام نہیں ہے. آپ زندہ رہ سکتے ہیں معاشرے کے اندر بشرطے کہ آپ زندہ رہنا چاہیں. اور زندگی اس کو نہیں کہتے کہ صرف آپ زندہ ہیں، کھایا پیا اور زندگی گزار گئے. زندگی یہ ہے کہ آپ کی عزت معاشرہ کرے. جب معاشرہ عزت کرتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے. دیکھیں معاشرہ عزت اسی وقت کر رہا ہوتا ہے نا جس وقت انسان اپنی عزت خود کرتا ہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں کہ جس میں آپ نے کہا تربیت، اسی میں ہر ایک کے ساتھ محبت کی بات بھی آتی، فیملی سے آپ کس طرح سے، اور یہ سب ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. بالکل دین ہی ہے تو اصل. ہم نے اپنے آپ کو دین سے ریلیٹ بھی رکھنا ہے تاکہ دوسرے جب مذہب کے لوگ ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. آپ حیران ہوں گی، کینیڈا میں حال ہی میں ایک صاحب ہیں، وہ چرچ سے وابستہ تھے اور وہاں کے مقامی شخص ہے، نام اس کا ڈیوڈ کچھ ہے. اور جب میں پچھلے دفعہ کینیڈا گیا تو میری ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کیا سبب ہے، تم اتنے مضبوط عیسائی تھے اور تم نے اتنا مضبوط طریقے سے اپنا اس کلچر کو رکھا ہوا تھا، پھر مسلمان کیسے ہو گئے؟ پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہا میں کسی گھر میں ریگولر جاتا تھا، میری ملاقاتیں تھیں، میرا وہ دوست تھا،
میں نے اس گھر میں اس عورت کو دیکھا جس نے کبھی مجھے نہیں دیکھا نگاہ اٹھا کر اس طریقے سے. میں نے اس گھر میں بچوں کو دیکھا تو انہوں نے ایسا رویہ نہیں رکھا کہ وہ اگنور کر دیں. آئے قریب اور کلچر جو تھا اس کے تحت ہاتھ ملایا اور پوچھا کیسے ہو, پانی لا کر دوں, کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تو بتاؤ. تو یہ جو میزبانی تھی مسلمانوں کی, اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں نے کہا کہ جس ایک چھوٹے سے گھر میں میزبانی اتنی اچھی ہے اور اس طریقے سے خیال رکھا گیا ہے تو وہ اسلامک کلچر کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا زیادہ اس میں سے مجھے مل سکتا ہے. بس میں نے کر رہے ہیں نا ہاں معاشرے میں میں نے اور بس میں نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد بس میرا جی چاہا, میں مسجد میں گیا اور مسلمان ہو گیا. معاشرے میں اپنی عکاسی جس طرح سے کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے کہ فیملی کے جب حقوق ادا ہوں گے, اور ہمارا دین اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فیملی کے حقوق ادا کرنے کا کہا کہ دنیا سمٹ گئی ہے نا اب تو ہم کتنے شرنک ہو گئے ہیں سب, گلوبل ورلڈ ہے نا, دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ فوراً سے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, خبریں دیکھ لیتے سب چیزیں. تو ہمارے لیے اتنا ضروری ہے اپنی فیملی کو دیکھنا, اس کے حقوق ادا کرنا, تاکہ ہمیں لوگ دیکھ کر ہم کہیں کہ واقعی دین اسلام کتنا عظیم دین ہے. اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے حقوق ضرور ادا کریں. کئی لوگوں کو شاید نالج نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر نالج ضرور حاصل کریں, تو نالج ضرور حاصل کریں, آپ سمجھیں, آپ پڑھیں, آپ جانیں. اور کوئی اس میں بری بات نہیں ہوتی ہے. آپ کے اولاد پیدا ہونے بھی والی ہو تو اس سے پہلے بھی سمجھیں کہ آپ نے اولاد کے کیسے حقوق ادا کرنے, تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے بچوں کے والدین کے کیا حقوق ہیں, اور ہم اولاد کو کیسے ایک اچھا انسان بنا سکیں اور اچھا مسلمان بنا سکیں. اور آپ کو پتہ ہے خاندانوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے نا, خاص طور پہ میاں بیوی, وہ آتا ہے شک کی بنیاد پر. اسے بہت دور کر دیجئے. عورت پر شک نہ کریں, وہ تمہاری نسلوں کی امینہ ہے, وہ تمہاری نسلوں کی محافظ ہے. نہ کریں اس طرح سے کہ اس کے موبائل کو بھی آپ چیک کر رہے ہیں. اگر اتنا کمزور تعلق تھا اور اتنا آپ کو وسوسے ذہن میں اور ذہنی بیماری ہے تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل. اور اگر شادی کی ہے تو آپ اعتبار کریں, کیونکہ اس کی گواہی پر ہی تو وہ نسل چلے گی, نسل چلے گا. اور یہ بھی تربیت میں شامل, یہ تربیت ہے, سب یہ کچھ تربیت میں یہ بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ جو فیملی چیزیں دیکھ رہے ہوتے نا, تو یہ بھی تربیت میں شامل ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا لیکن شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اگلے سیگمنٹ میں بھی. جی ضرور. اس کے ساتھ ہی ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم آگے ہیں مرحبا رمضان کے کچن میں. اور کچن میں آپ کے لیے ہم بناتے ہیں بہت ہی مزیدار افطاری, اور وہ افطاری ہو چاہے سحری ہو, آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے کا, اس لیے کہ وہ ریسیپیز ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ, اور وہ ریسیپیز ہوں گی تھوڑی سی باہر کے ملک کی. یہاں کی ریسیپیز تو ہم کہتے ہیں بھائی ہماری خواتین بڑی ہوئی زبردست ہیں, پکی ہیں, آرام سے بہت کچھ بنا لیتی ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کوزین کی تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آتھینٹک ریسیپیز, اچھی ریسیپیز یا فیوژن بھی آپ کو ہم بتائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں آج شیف نمرا, ان سے ہم بات کریں گے, نمرا خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو شیف نمرا آج جو ہے نا آپ کچھ مزیدار بنانے والی مجھے لگ رہا ہے. بالکل, ہماری امریکن ریسیپی ہے یہ. ہم بنا رہے ہیں چیڈر چیز. بہت ایزلی بن جاتی ہے, کوئی اس میں اتنا زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے. آپ لوگ کے گھر میں بھی انگریڈینٹس موجود ہوں گے. چیز تو اب ہر ہی گھر میں ہوتی ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے چیز کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر دسترخوان پہ ہوگی تو بچے, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے دو چیزیں کھا کے چھوڑ دیتے ہیں, تو بچوں نے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں چیز ہے. اور بچوں کا تو فیوریٹ ہے پاستا, نارملی نوڈلز اتنے شوق سے کھاتے ہیں, پھر یہ تو سمجھا آپ ختم اور بھی زیادہ مزیدار طریقے سے کھائیں گے. اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑی جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا, پتہ ہے نمرا, اس وقت دل کرتا ہے کہ بس دسترخوان میں جو ایسی مزیدار چیز ہے نا اس کو آپ کھائیں. اور یہ میک اینڈ چیز تو ایک ایسی ریسیپی ہے کہ جس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں سب. ایسا ہی ہے, اور یہ ہوتی بھی بڑی مزے کی ہے. ہاں, فل میل ہے. اس میں آپ کو پروٹین ملتا ہے, اس میں آپ کو فائبرز ملتے ہیں, اس میں آپ کو کاربز ملتے ہیں, اس میں آپ کو گڈ فیٹ بھی ملتا ہے. بالکل. تو یہ پوری ایک پراپر میل ہے. اس میں فلیور فل بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت مائلڈ فلیور, نہ بہت زیادہ اسپائسی ہے نہ بہت زیادہ بلینڈ ہے. یہ بہت مائلڈ فلیور ہے. اس کو ہر قسم کے لوگ بہت
अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। चलिए जी, रेसिपी की ज़रा बताइएगा और ये बताएं कि रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है मैक्रोनी, हम इसको 80% पहले से बॉईल कर लेंगे। ठीक है। फिर चिकन पाउडर है, ठीक है, फिर मैदा है हमारे पास, पार्सले है, स्मोक पेपर है, स्मोक पेपर से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है स्मोक पेपर का, गार्लिक है, ब्लैक पेपर है, नमक है, मोज़रेला चीज़ सॉस की रेसिपी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, बता देना। हाँ। बटर है, वाइट पेपर है, गार्लिक हमारे पास वो है पाउडर है, और ऑयल है, और चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं। ठीक है मैम, डन हो गया, क्योंकि अच्छा, कुकिंग के बाद बेक भी होंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बेकिंग का टाइम होगा। तो हम ऐसा करेंगे, जो मैक्रोनीज है और जो चीज़ सॉस है उसकी रेसिपी जब बेकिंग हो रही होगी ना, जी जी तब हम आपको बता जी, देंगे। बिल्कुल। यस, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी फर्स्ट। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, पहले तो आपने अच्छा, फोर्टाइल किचन का पहले जो है हमने- वो फोर्टाइल का जो अप्लाइंसेस है उसमें से हॉब को आपने जो है ऑन किया, विच हैज़ लवली। मैं कहती हूँ कि इनका पूरा बहुत जो अच्छा है। अप्लाइंसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। और इनके जो स्पेशली हॉब इज़ रियली गुड। इनका जो ग्लास है सफाई के हवाले से, इसके फ्लेम के हवाले से इट्स रियली गुड जी। अच्छा, सबसे पहले सबसे पहले हमने ऑयल डाला है क्योंकि हमें इसमें बटर डालना है। अच्छा, बटर आप डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, बटर जल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ऑयल डालना है, 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है क्योंकि इसमें बटर का फ्लेवर बहुत इनहेंस जाएगा, थोड़ा ज्यादा मिकदार में बटर डलेगा। अच्छा, ठीक है, एक तो चीज़ आपने बताऊं मैं, हमने अभी बड़ा ट्राई किया और भी शेफ्स ने आके कुक किया, हमने फोर्टाइल के इस अप्लायंस को यूज किया है और बटर डायरेक्ट डाला, हमारा बटर नहीं चला। अच्छा, रियली? दिस इज सो गुड। Yes, तुम it's जरूर ट्राई करना है इसको भी। Sure. लेकिन हम इस बात से वाकई हैरान थे कि देखो हम बटर डायरेक्ट इसको ऐड ऑन कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक द फ्लेम इज रियली गुड। I think क्या flame is सीन really है, good. मतलब इट्स वेरी नाइस। ये हमने डाला है बटर। ठीक है, तो जब ये शुर करता है ना, अच्छा नहीं लगता, मुझे नाराज हो जाती हूँ उससे। मुझे सबसे ज्यादा कपड़े गंदे ना हो जाए। ये होता है, हाँ। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो लाजमी कुछ छींटे तो आनी ही आनी आपके होती ऊपर। हैं। यस। अब इसके अंदर हम गार्लिक डालेंगे क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा और इनहेंस होकर आता है। गार्लिक हम ले रहे हैं इसमें 1.5 टेबल स्पून, सॉरी टी स्पून, माय बैड। तो पहले आपने बटर को जो है हल्का सौते करने के बाद इसमें जो है आपने गार्लिक को भी सौते कर लिया, और फिर जो है अब हम लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैसे बताती हो साथ साथ। मैदा डालेंगे? मैदा डालेंगे, इसके बाद ये हल्का सा बिल्कुल सौते हो जाए, फिर हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। ठीक है, पूरा गार्लिक जो है ना, फ्लेम इसकी जब आप गार्लिक सौते कर रहे हो तो मेक श्योर कि फ्लेम इसकी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। ठीक है, इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है मैदा, लेना है हमने 1 चम्मच। ठीक है, मुझे अंदाजा है, आप लोग प्लीज चम्मच ही यूज करिएगा। हाँ। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। और हम तो कहते हैं कि हमारे जो अंदाजा या हमारे जो हाथ होता है ना, वो चम्मच होता है। वी रियली नो कि क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप लोग दूध ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर कि फ्लेम के ऊपर ना हो। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल मेक श्योर करिएगा, फिर लम्स बनना शुरू हो जाते हैं मैदे में। ठीक है, और विच इज़ लुक नॉट सो गुड। सॉरी, ये तकरीबन आधे ग्लास के करीब हमने मिल्क, कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन इन मिल्क। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर समर करेंगे, ये सिमरिंग पे आएगा, थिकनिंग पे आ जाएगा। सही है। अच्छा निम्रा, बताओ, तुमने गौतम से ही स्टडी किया है? जी बिल्कुल। और क्या पढ़ा तुमने वहाँ से? गौतम से वैसे तो इनके शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, लाइक अगर कोई करना चाहे तो 6 मंथ का भी कर सकता है, और IDA से भी कर सकता है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि मैंने तो किया है कि कलनरी डिप्लोमा किया है मैंने। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको देते हैं, इंटर्नशिप भी साथ में ऑफर करते हैं, और फिर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत डिटेलिंग पे आपके फोकस करती हैं कि कोई भी जो हमारा बच्चा है या कोई भी स्टूडेंट है, वहाँ पर बच्चे ऐसे नहीं होते
कि छोटे छोटे बच्चे हों। मतलब बच्चे वहाँ पे हर एज के बच्चे वहाँ होते पर हैं। आपको लेजिटली 15 साल से लेकर आपको वहाँ पर 50 साल तक का बच्चा मिलता है। 55 का भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है 60 अगर का आप भी हो में सकता है। है, doesn't really matter। मेरे सामने जो था वो 50 साल तक का लास्ट था बच्चा। अच्छा। बट बहुत वो वाकई इफ दे आर टीचर तो वो लोग टीच भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा और सीरियसली बताओ, अगर यंग टीचर भी होते हैं ना तो उनके सामने 50 साल वाला जो होता है ना वो भी उस वक्त उनके लिए स्टूडेंट ही होता है। स्टूडेंट ही होता है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ऐसा है ही ना, है। चाहे जितनी भी एज हो। अच्छा, अब इसमें हम डाल रहे हैं चीज सॉस। ठीक है, चलो चीज सॉस के भी साथ साथ तुम रेसिपी बता भी दो। चीज सॉस के साथ इसको हम पहले डाल लें, समय कर लें, जब हम बेकिंग पे लगाएंगे ना। अच्छा, तब तो बताएंगे। फिर हाँ, चलो ठीक क्योंकि है, फिर ये एक के टाइम बाद एक होगा हमारे इंग्रेडिएंट पास काफी फॉर्म ज्यादा। लगेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज सॉस हम पूरे 1 कप डालिए, पूरी 1 कप है चीज सॉस इसके सही अंदर। है। ठीक है। अच्छा, रेडीमेड भी मिल जाती है चीज सॉस या नहीं? चीज सॉस रेडीमेड मिल जाती है, बट घर पे बना ले ज्यादा आपको रेडीमेड price बहुत आपको- एक्सपेंसिव है। हाँ। इट्स बेटर कि आप घर के ऊपर बना लें। वो वही आपको जिस तरह ग्रीक योगर्ट ये सब Yes, चीजें भी बड़ी महंगी exactly, होती है, तो आप बहुत घर पे महंगी बना ले तो आपको मतलब ठीक मिल ठाक प्राइस जाती है। का आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। ठीक है। फिर इसके अंदर हमने डालना है पेपरिका। ठीक है। फिर इसके अंदर डालना है ब्लैक पेपर। ये सब हाफ डालेंगे। ठीक है। नमक हमने बहुत कम डालना है क्योंकि चीज जो है, चेडर चीज जो है हमारी, और चीज सॉस जो है वो खुद कंटेन करता है क्या नाम है इसका, नमक। ठीक है। चिकन पाउडर। यस। और ये क्या, गार्लिक पाउडर गार्लिक पाउडर एंड व्हाइट पेपर। एंड व्हाइट पेपर। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर थोड़ा सा ये भी बता दो। अच्छा, व्हाइट पेपर फ्लेवर को एनहेंस करता है, और क्योंकि हमें आदत है थोड़ा सा अपनी जबान के ऊपर ना एक स्पाइसीनेस के, वो जो जिसको कहते हैं ना झटका है। हाँ, तो हमें वो चीज चाहिए होती है। तो वो हमें किससे मिलती है? वो हमें ब्लैक पेपर से pepper मिलेगी, क्योंकि हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो हम वो ब्लैक इस्तेमाल पेपर करेंगे। ठीक है। चले ऐसा करते हैं, यहाँ पे सॉस पक रही है, अभी जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेकअप पे मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार मैक एंड चीज़ आज बन रहा है, जो अमेरिकन डिश है, और साथ ही ये है कि अभी सॉस भी इसमें ऐड ऑन कर दी थी, और जो वाइट सॉस थी वो भी बन गई थी, उसके साथ चीज़ ऐड किए, चीज़ सॉस। और अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसके अंदर ये डालेंगे, मैक्रोनीज डालेंगे। ठीक है। अब मैक्रोनीज भी डल जाएंगे, और उसके बाद फिर अच्छा, इसमें देखिए क्योंकि मैक एंड चीज़ में होता ही आते ही जो इसमें डलता है वो मैक्रोनीज ही डलते हैं। मैक्रोनीज उसकी वजह ये होती है कि एक तो छोटे साइज़ के ये होते हैं पास्तास, और दूसरा ये कि ईजिली जो इनके जो वो होता है ना कि जो रच बस जाने में ना ये ईजी रहते हैं, अच्छे रहते हैं खाने में भी। बस मेक श्योर करें इसका कि ये 80% कुक हो, बिल्कुल कुक नहीं हो, वरना ये हलवा बन जाएंगे। हलवा बन जाएगा, बिल्कुल हलवा बन बेक जाएगा। भी होगा, तो आप ये सोचे पक भी रहा है तो बहुत ज्यादा फिर ये इसके अंदर हम 1/2 कप डालेंगे अपनी मोज़रेला, ठीक है, और हाफ हम बचा लेंगे फॉर चीज ही है, बहुत ज्यादा चीज होता है। हाँ 2 स्लाइस इसके अंदर हमारे, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेडर चीज सॉस डाला हुआ है, हाँ तो स्लाइसेस हमारे पास सिर्फ अच्छा खाली स्लाइसेस डालने का कोई वजह होती है? इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अच्छा आ जाएगा, बहुत और अच्छा आता है अगर आप सिर्फ स्लाइसेस खाली डालें ना, हम्म। उसका बहुत। हम 3 स्लाइसेस इसके अंदर, तो अगर इसमें हम चीज सॉस ना डालें, खाली स्लाइसेस डालें, वो भी होगा या इसका नहीं? भी एक ट्रिक है। अगर इसकी एक ट्रिक ये है कि अगर आपके पास चीज सॉस मौजूद नहीं है या बहुत शॉर्ट टाइम है आपको बनाना है, तो उसके लिए आप ये करें कि जब आप रू बना लें ना, जैसे मैदे तक के मैंने बताया था, ये आप कर लें। अच्छा, इसके करने के बाद आपने डायरेक्ट इसके अंदर डालना है चेडर चीज़। चेडर चीज़ के बाद उसमें आपने थोड़ा सा क्रीम, जो हमारी कुकिंग क्रीम होती है या कोई भी जो मिलती है, वो डाल के आपने उसको थिक कर लेना है। जब ये थिक बन जाएगा, ये भी एक तरीके का चीज़ सॉस ही बन जाएगा। ठीक है, सही है, ओके। बस में चेडर चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, जैसे अगर मैंने 3 डाली हैं तो उसमें आप 6 डालिएगा। ठीक है, बस इतना फर्क आ जाएगा। जी। और ये देखें कितना मज़ेदार यमी यमी सा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम आपको ये बताएं कि जब हम बात करते हैं KFC के हवाले से, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, नेकी की बातें करते, तो KFC 365 डेज़ जो है वो फलाही सरगर्मियों में अपने आपको वफ़ करता है। KFC का प्लेटफॉर्म राव भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आप के लिए बहुत ज़्यादा
ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे सामने जो ऐसे लोग आते हैं काम के लिए कि जो फलाही काम भी कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और बात आती है एजुकेशन की, तो देखें जब एजुकेटेड लोग आते हैं स्क्रीन पर तो आपको देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी सिखा रहे होते हैं, क्यों निम्रा? बिल्कुल ऐसा ही है। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि हमारे माशरे में एक शेफ़ है तो बावर्ची नहीं, इसकी भी पूरी तालीम है, आपने पूरी इसको पढ़ना है, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप हाइजीन के साथ नहीं सीखते तो फिर तो आप घर में भी खाना पका रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो खाना बिल्कुल बेकार है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसा हमारा कौथा में, आप उससे अगर आप तालीम अपनी लेते हैं, हासिल करते हैं, तो आपको बाकायदा A to Z एक एक चीज़ हाइजीन के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जब हम देख रहे होते हैं ना कि जब आप शेफ़ की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो एक शेफ़ के पकाने में और एक घरेलू खातून या जो भी साहब है वो पकाते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिससे आपकी इवन पॉस्चर तक बताया जाता है कि आपने पॉस्चर कैसा रखना है। आपको कटिंग के वक्त, आपके इवन गोश्त जब कट रहा होता है उसके वक्त आपका पॉस्चर तक आपको बताते हैं। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सो जब आपके ये सारी चीज़ें सही आपकी होती हैं तो फिर आप एक अच्छे शेफ़ की तरफ आते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। एंड यू रियली नो कि मैंने ये चीज़ें मिक्स की, ये किया, ये सॉस बनेगी, इस तरह से काम होगा, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छा सा बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और आप इतना प्रिसाइज कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनी टाइम। आई एम आल्सो सर्टिफाइड शेफ इस वजह से। वाओ। मैंने पिथम से पढ़ा है, लेकिन पूरा एक साल अब इस स्टेज के ऊपर हम पार्सले डालेंगे। पार्सले इट्स ऑल लाइक कि अगर आपके पास हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं है तो नहीं डालो। पार्सले सिर्फ क्या होता है, एक फ्लेवर, बहुत अरोमा बहुत अच्छा सा आ जाता है। आई लव्ड इट। मुझे पर्सनली पार्सले बहुत पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ। नाइस, मुझे भी पसंद है। अच्छा, हेल्थ वाइज भी देखें तो ये अच्छा होता है, इट्स रियली गुड। इट्स जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे जब धनिया यूज होता है तो वहाँ पे पार्सले यूज होता है। हाँ, बट द स्मेल इज सो गुड। आपकी कहते हैं कि जो आपकी फ्रेंच रेसिपीज हैं, जिस तरह स्टेक्स वगैरह हो जाते हैं, उनमें ये 4 चांद लगा देता है। आपके मैक एंड चीज हो गया, एनी इंटरनेशनल कुजीन जिसके साथ आप पार्सले यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा फ्लेवर देता है ये। अच्छा, अब इसका जो टेक्सचर है ये ऐसा जब हो जाए, बिल्कुल सारी जितने भी आपकी मैक्रोनी है वो चीज़ को बिल्कुल फोल्ड कर ले, और जब आप उसको उठाएंगे ना, इट्स लाइक दैट। ये जब ऐसा हो जाएगा ना तो आपकी ये तैयार है, ये बेक होने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको बेकिंग डिश में डाल के बेक पे लगाएंगे। सही है, ठीक है। बेकिंग डिश आपको दे दूँ मैं? यस प्लीज। ऑलराइट। और बेक होगा ये फोर्टाइल के ओवन में। दैट इज़ रियली रियली गुड। सो अब आप जब आपको पता चलेगा, जब फोर्टाइल यूज़ करेंगे तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि हाउ गुड इट इज़, क्योंकि आपकी डिश को एक तो ये सेफ़ रखता है, और इसका वैसे भी आपको पता है कि जो फोर्टाइल का डिज़ाइन है वो सिर्फ लुक वाइज ही नहीं बल्कि हाइजीन और ईजी मेंटेनेंस भी है जी। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। इसके ऊपर जाएगी मोज़रेला चीज़। वो इतना चीज़ी जो चीज़ को पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही फेवरेट डिश है ये। मुझे खुद मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है। हाँ, तो लगता है तुम्हें बहुत पसंद है चीज़। आई जस्ट लव चीज़। तो चीज़ को, और ये मोज़रेला यूज़ कर रहे हैं। मोज़रेला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आता है, हाँ, मज़ा आ जाता है खाने का। और मोज़रेला की सबसे अच्छी, जब ये बेक्ड होके आप लोग उसको खाते हैं ना, ऊपर से वो फुली गोल्डन एक दूसरे के साथ बड़ा वो रच बस जाता है, इट्स रियली गुड। अच्छा, यहाँ पर चीज़ भी ऐड हो गया। हम एक दफ़ा आपको जब बेक होगा तो रेसिपी भी बताएंगे दोबारा से, और आपको बताएंगे कि चीज़ सॉस कैसे बनती है, मैक्रोनीज कैसे बॉयल होंगी, ये सब चीज़ें आपको भी हम बताएंगे। ये अब हमारा जाएगा ओवन में। सही है, ठीक है। इसको हम ओवन में ऐड कर देंगे, और ट्रे जो है उसके साथ ही, ठीक है। दिस इज़ फाइन। एंड नाउ वी विल ऐड, ग्लव्स तो नहीं चाहिए अभी? चलो, अच्छा, इसका सेंटीग्रेड और सब चीज़ें बता दो। अच्छा, इसको आप पहले से प्री हीट करके रखिएगा 200 डिग्री के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर लिएगा 160 to 180 के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके पास एयर फ्राई है तो एयर फ्राई में आपने इसको करना है टोटल 10 मिनट्स बेक, और उसको आपने 180, जो एयर फ्राई का जो 180 है उसके ऊपर आपने उसको सेट करना है। एयर फ्राई पे आपको प्री हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट 180 पे कर लेंगे? यस, डायरेक्ट 180 पे, ठीक है। और कितनी देर के लिए?
10 minutes बस. Only for 10 minutes. Only Oh, for 10 nice. minutes. क्योंकि I think वो air fryer जल्दी वो करता है ना, क्योंकि छोटा होता है ना. छोटा होता है ना वो, और उसका जो वैक्यूम होता है वो बिल्कुल उस पे लगा हुआ होता है. Alright, ठीक है, चले जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. So you all stay with us. अच्छा, आपने बताना था सॉस की रेसिपी और मैक्रोनीज कैसे बॉईल करेंगे, इसलिए कि एक शेफ का अंदाज क्या है हम ये जानना चाहते हैं जी. सबसे पहले मैं सिंपल की तरफ जाती हूँ. मैं आपको मैक्रोनीज बताती हूँ. मैक्रोनी आपने एक तो आप ठंडे पानी में मत डालिएगा, ठीक है. पहले पानी को बॉईल कर लिएगा और बिल्कुल जैसे समंदर का पानी खारा होता है ना, इतना खारा करना है. उसमें आप लोग प्लीज ऑयल मत डालिएगा पास्ता बॉईल करते हुए. ये एक ट्रिक है कि आप ऑयल नहीं डालें, क्योंकि जब वो ऑलरेडी इतना बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होगा ना, आपने डायरेक्ट सिर्फ मैक्रोनी डालनी है और उसको 80% कुक करना है. फिर आपने फौरन उसको स्ट्रेन करना है. थोड़ा सा अपना पास्ता वाटर आप साइड के ऊपर निकाल के रख लें. लाइक 1 कप, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी बाकी सब आपने इसको स्ट्रेन कर देना है. फिर आपने उसको फ़ौरन ठंडे पानी के नीचे नल खोल दिएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा. इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लेगा, क्योंकि कुकिंग होने के हम जब चूल्हा बंद कर देते हैं ना, उसके बावजूद भी वो 10% पकता है. अगर हम इसको बोलें कि आप 80% पकाएं, तो मतलब आपने उसको उसमें छोड़ दिया तो 10% आप और पका लेंगे. और जब आप पकाने के लिए लगेंगे इसको मैक एंड चीज़ में, क्योंकि वो सॉस में पक के एक अपना फ्लेवर पकड़ती है. जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगा, एक अपना फ्लेवर पकड़ती है चीज़ का या जो भी हमने सॉस वगैरह इस्तेमाल किए हैं उसका. राइट, हाँ, ठीक है. अभी हम देखते हैं अपना. I think this is done. I Yes, feel like it's done. Oh wow, this looks so nice. This is actually amazing. Yes. वाओ. सो फूड ट्रायल का ये अप्लायंस जो है, स्पेशली अवन, इससे तो कमाल कर दिया. और आप देखिए ये मैक एंड चीज़, इसकी शक्ल क्या थी और अब आप देखिएगा इसकी क्या एक्चुअल शक्ल आई है. सो फॉर दिस आपको इसका लुक ये वाला चाहिए, तो आपको फूड ट्रायल का अवन जो है वो यूज़ करना होगा, विच इज़ ब्रिलियंट. वाकई बहुत अच्छी शक्ल आई है. और फोर्टाइल के अप्लायंसेस तो फिर अमेजिंग यार. द बेस्ट पार्ट ऑफ फोर्टाइल के दोनों जगहों से ना, मतलब समटाइम क्या होता है ओवन्स में कि नीचे से बेक कर रहा है तो ऊपर से थोड़ा कच्चा पन है, ऊपर से कर रहा है तो नीचे से कच्चा पन है, बट इसकी हीट बहुत प्रॉपर. मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारा तो ये अमेजिंग. मैं तो देख के मैंने कहा लो, हम डायरेक्ट बटर डाल रहे हैं, जल नहीं रहा. एक बड़ी चीज होती है यार, मतलब मैंने घर पर भी यूज किया, बट अमेजिंग. हाँ, इफ यू गाइज वांट तो आप उसको बेक कर सकते हैं. ये मतलब टेस्ट लेवल्स को कहते हैं ना, शेफ के बिल्कुल अलग लेवल पे चला जाएगा. और अगर आपको बेक नहीं करना, आपके पास नहीं है अप्लायंसेस बेक के लिए, आप उसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, मतलब ये नहीं बचेगा आपके दस्तरखान पे अफ्तार के, ये नहीं बचेगा. आई कैन बेट ऑन यू. अब हम चलते हैं इसके चीज़ सॉस की रेसिपी पे. चीज़ सॉस की रेसिपी मैंने ऐसे बनाई थी कि बटर में मैंने सौते किया था बटर को, ठीक है. फिर उसके अंदर मैंने डाला था मैदा, ठीक है. मैदे के बाद उसके अंदर हमने डायरेक्ट डाल दिया था आधा कप दूध. दूध के बाद मैंने 1 कप फुल जो प्योर चेडर चीज होती है 1 कप, वो श्रेड करके डायरेक्ट डाली थी. फिर उसको अच्छी तरीके से हमने मेल्ट कर लिया था. जब मेल्ट करके थिकनिंग की तरफ गया था, तो उसके अंदर हमने स्पाइसेस अपने जो ऐड किए थे, वो हमने ऐड किए थे नमक एंड बिल्कुल आधा चम्मच ब्राउन शुगर. दैट्स इट. ये हमारा चीज सॉस बहुत सिंपल सा, बहुत मजे सा तैयार हो जाएगा. नमक बहुत ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि चेडर चीज में मैंने पहले ही बताया कि अपनी ही एक नमकियात होती है चेडर चीज में ऑलरेडी, तो बहुत ऐड नहीं करना. आपने लाइक हस्बे जायका, लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, और हाफ से भी हाफ जिसको कहते हैं ना टीस्पून ब्राउन शुगर का, वो ऐड करना है. बस बस डन हो गया. और यहाँ पर जो है रेसिपी बिल्कुल तैयार है. आप देख सकते हैं कि रेसिपी ज़बरदस्त है. यहाँ पे मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी KFC के हवाले से भी, कि KFC जिस तरह से एजुकेशन के लिए काम कर रहा है. KFC पूरे पाकिस्तान में हर साल 6500 से ज़ायद तलबा के लिए रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर रहा है. मुल्क भर में 11 से ज़्यादा स्कूलों की मामनत, ताकि महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, उनको मेयारी तालीम हासिल हो, उनको मेयारी तालीम मिल सके. और ये बहुत बड़ा इकदाम है KFC की जानिब से. हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई अच्छा जो इंसान काम करता रहे, सोशल वर्किंग करता रहे. ये जो हम लोग
ایون یہاں پر کھڑے ہو کے آپ بتا بھی رہی ہیں تو میں کہتی ہوں یہ آپ کا بڑا ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایجوکیٹر ہوتا ہے نا, سو اٹس اے ویری بگ تھنگ کہ آپ کسی کو کوئی چیز سکھا رہی ہیں اور آپ کو اس معیار کی سکھا رہی ہیں جو ایک شیف کے معیار کی. اب دیکھیں انہوں نے 2 سال پڑھا, محنت کی اور وہی محنت جو ہے یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. سو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں پر آ کر بھی آپ کو جو ہے سکھایا جائے. اچھا ایک ہم چاہیں گے کہ ریپیٹ کر لیں ریسیپی کو بھی. ہاں شور. اچھا ہم نے سب سے پہلے اس میں جو ڈالا تھا بالکل شروع سے ریپیٹ کرنا ہے. ہاں وہی جو بٹر ڈالا, آئل ڈالا تھا, پھر ہم نے اس میں بٹر ڈالا تھا. بٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنا گارلک ڈال کے اس کو سوتے کر لیا تھا, بالکل لائٹ براؤن سا سنہری کلر سے کہتے ہیں وہ آ گیا. اس کے آنے کے بعد ہم نے اس کے اندر آدھا گلاس دودھ ڈالا اور آدھے سے بالکل تھوڑا سا پانی ڈالا. پانی میں پریفر کروں گی, میرے پاس یہاں پر نہیں تھا اسٹاک اس کا پاستے کا, بٹ پاستا اسٹاک ہو آپ کے پاس تو یہ اور زیادہ فلیورفل ہو جائے گا. پھر اس میں ہم نے اپنے اسپائسیز ایڈ کیے تھے. اسپائسیز میں ہمارے پاس پیپریکا تھا, اسپائسیز میں ہمارے پاس وائٹ پیپر, بلیک پیپر, سالٹ اور ہمارے پاس تھا چکن پاؤڈر. یہ ہم نے ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے سوتے کر لیا تھا. پھر ہم نے اس کے اندر اپنے ایڈ کی تھی میکرونیز, 80% میکرونیز وہ ایڈ کر کے پھر ہم نے اس میں آدھا کپ اپنی موزریلا چیز ایڈ کی تھی اور آدھا کپ ہم نے اس کے اندر اپنی چیڈر چیز ایڈ کی تھی اور آدھا کپ ہم نے اس کے اندر اپنی چیڈر چیز سوس ایڈ کی تھی. اگر آپ چیڈر چیز سوس اسکپ کر رہے ہیں تو چیڈر چیز آپ اس کے اندر پوری 1 کپ ایڈ کریے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پکا کے جب اس میں پوری فولڈ ہو جائے گی, فولڈ ہونے کے بعد آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے. ایسے ہی پیش کرنا چاہیں پاسلے اوپر سے گارنش کر کے 100 بسم اللہ, اور اگر آپ بیک کرنا چاہیں تو تھوڑا سا آپ اس کو گارنشنگ کر کے بیکنگ پہ لگا سکتے ہیں. اوپر پر بیک میک شیور کہ آپ جو بھی کریں موزریلا سے کریں, چیڈر سے بیک مت کریے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت بٹر ہو جائے گا. اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا. اس لیے جو ہے پیزا میں بھی موزریلا یوز ہوتی ہے زیادہ ہے نا, ہاں کیونکہ اگر چیڈر پہ چیڈر کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا بٹرنس کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شیف نمرا, آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت ہی زبردست ریسیپی آج بتائی شیف نمرا نے. اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کی ہمارے سے ملاقات ہوگی افطار لاؤنج میں, سو یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں, اور افطار لاؤنج میں آپ سے ہم بہت اہم باتیں کرنے والے ہیں. آج جو ہم بات کریں گے وہ خاندان کے حقوق کے حوالے سے. خاندان کے حقوق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ اپنے خاندان کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ اپنے معاشرے کی ایک تو عکاسی بھی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیلنسڈ آپ کا معاشرہ ہو تو اس میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے, جس سے آپ کا معاشرہ پرسکون بھی ہوتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہاں پر لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ قانون کے مطابق کیسے چلنا ہے, اسلام کے مطابق کیسے چلنا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس شو کے مطابق آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جس سے آپ اپنی لائف کو چینج کریں, اور جہاں پر آپ کو نہیں معلوم ہو اور آج پتہ چل جائے تو آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. تو کوشش یہ کریں گے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. اور آج کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے معزز مہمان بیرسٹر زارا سحر ویانی اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پاکستان, CEO ویمن لائر ایسوسی ایشن, اور ساتھ میں مینیجنگ پارٹنر آف زارا ویانی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. جب بھی میں لائرس کو دیکھتی ہوں, ایڈوکیٹ کو دیکھتی ہوں, تو مجھے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے اپنے قانون کے حوالے سے. قانون اگر مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی لائف ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, کوئی غلط بات نہیں ہوگی, کیونکہ آپ قانون کو جانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر اسد احمد, بیرسٹر ایٹ لا, سندھ ہائی کورٹ, ہیڈ آف خیری ایسوسیٹ.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत thank you for शुक्रिया आपका having भी me. शो में तशरीफ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नहीं है बल्कि हमारे साथी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, माहिर समाजी उलूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर जो हमारा ज़िंदगी चल रही होती है वो हमारे ख़ानदान से ही चलती है। हम स्टार्ट ही अपनी ज़िंदगी का आँखें खोलते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, और इस्लाम हमें हमेशा जो है अपने फैमिली मेम्बर्स से बड़ा क्लोज़ रहने के लिए कहते हैं। उनके हकूक़ इतने ज़्यादा हैं कि समटाइम्स हमें नहीं मालूम होने की वजह से हम बहुत कोताही कर लेते हैं, बहुत गलतियाँ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़ारा यही जानना चाहूँगी कि बहुत सारी हमने देखा है कि फैमिलीज़ में आपस में लड़ाई झगड़े, और उसका सबसे जो एक जो चीज़ देखी जाती है वो है पैसा, जायदाद। यहाँ पर लोग जायदाद के पीछे इतने पागल हो रहे होते हैं, क्या वजह क्या लगती है? इतने सारे आपने केसेस देखे होंगे, क्या वजह आपको महसूस होती है? देखिए, आई थिंक वालिदैन अपनी जब हयाती में अपने अपने बच्चों को बताते नहीं किसका क्या हिस्सा है, और अपने या तो वो गिफ्ट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी की, या वो अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें इनको जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं रखते, क्योंकि उनको भी एक फेयर होता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी हयाती में मेरे बच्चे मेरा जो हक है, मी बीइंग अ पेरेंट, तो वो मुझसे ले सकें। तो इसलिए वो फिर अगर वो विल्स में बिलीव नहीं करते, उनको इतनी मालूमात नहीं होती कि हमारे जो कानून है उसमें हर किस्म की जो विरासती एक पहलू है उसको कवर किया गया है। और शरिया के तौर पे भी देयर इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव तफसील से बताया गया है, सूरह निसा में बताया गया है कि आपने कैसे अपनी जो जायदाद डिवीजन होती है बाद में, जो इनहेरिटेंस लॉ भी कहलाता है। हमारे पास जो कानूनी अगर हम कानूनी पहलू को देखें तो उसमें सक्सेशन एक्ट है 1925 की, और उसमें बहुत वाज़े तौर पे बताया गया है कि कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो बिल्कुल एज आई सेड सूरह निसा के बेसिस पर ही है। और फॉर एग्जांपल अगर कभी वालिदैन की डेथ हो गई, उसके बाद जो उनका बकिया जो जायदाद, कुल जायदाद है, वो अपनी उनकी बेटा बेटी, उनके जो अगर वो पासेस अवे, तो उनका अगर शौहर हो या उनकी जो वाइफ हो, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि अगर किसी बहन की शादी हो गई तो उस बहन को फिर जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, या किसी ने किसी को घर दे दिया हयाती में तो उनका बाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये डिवीजन का सबसे ज़्यादा जो है वो मसला। अच्छा, हमने अभी तो ये भी, क्योंकि वालिदैन के हकूक़ में सबसे अहम जो हमारे दीन कहता है उसमें है कि उनकी देखभाल करना। वो जब बड़ी उम्र के हो जाएं तो उनका, अपने बुज़ुर्ग हो जाएं तो आपने उनको उफ़ तक नहीं कहना है। एक अभी मैंने ये भी सुना है कि कानून आया कि जिसमें आप अपने वालिदैन के साथ जो है सख्ती नहीं कर सकते, कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी कोई कानून है कि आप उनको सज़ा मिल सकती है? आई थिंक इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है वो है तरबियत। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब आपको ये जो दुनियावी दिखावा है जिसकी मच्छर की जो पर जितनी भी वैल्यू नहीं है हमारे दीन के अंदर, वो नहीं बताया जाएगा, तो वो जो इश्यूज़ बड़े रिकरिंग हैं कि वालिदैन, हम लोग क्योंकि केसेस करते हैं हमारे सामने ऐसे आते हैं कि एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस को एक बाप ने पूरी कई साल लगा के बड़ा एम्पायर बनाया है। जैसे ही उनके बच्चे आते हैं, उनको पढ़ा लिखाया, वो अपने ही बाप को उससे आउस्ट कर देते हैं। दिस इज़ सच अ सैड एस्पेक्ट विच इज़ ट्रू, और मैं प्रीटी श्योर मैडम के पास भी कई दर्जनों ऐसे केसेस आते होंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको तरबियत अगर सही मिले, दैट स्टिक्स विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। अच्छा, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है। पता है क्या, मैंने जितना ज़्यादा देखा है ना, इसमें होता है क्या कि वालिदैन एज के हो जाएं लेकिन उनकी अथॉरिटी जो है ना वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। उनको आपने ये फील कराना है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप यू आर द बॉस। और इसी तरह वालदा को भी ये आपने फील कराना है कि ठीक है, बहुएं घर पर आ गई हैं, वो संभाल रही हैं, लेकिन यू आर द बॉस, उनसे पूछा जाए। इस पर मज़ीद बात करेंगे और हम एक्सपर्ट राय लेंगे डॉक्टर कादरी साहब से, लेकिन जाएंगे उससे पहले ब्रेक की जाने। ब्रेक वक्त में मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम इफ्तार लाउंज में जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ख़ानदान के हकूक़ के हवाले से, वालिदैन के हवाले से बात हो रही थी। तो थोड़ा सा हम कादी साहब से भी जानेंगे कि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है, इतना कंप्लीट हमें बातें कादी साहब बताई हुई हैं, जिसमें वालिदैन के हवाले से उनकी खिदमत के हवाले से बात की हुई है, उनकी इज़्ज़त के हवाले से बात की हुई है, उनके लिए भी जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं तो किस तरह से उन्होंने जिस तरह हमें पाला, आपने माली मदद उनकी करनी है, उसी तरह उनका ख्याल भी रखना है। और जिस तरह असद ने भी बात की थी तो एक बहुत अहम पॉइंट नोट करवाया था कि कभी भी उनको आपने उनके बिज़नेस से साइड ना करें, उनको वही इज़्ज़त और एहतराम दें जो शुरू से उनका अपना मर्तबा और उनके अपनी मकाम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो दोनों मेहमान हजरात है, खातून और हजरत, और फिर आपकी अपनी इसमें एक इनपुट, कुछ बातें हैं जो समझने की हैं। हम हमेशा एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं थियोरेटिकल और एक होता है अप्लाइड, कि आप कहते क्या हैं किताबों में और माशरा क्या कर रहा होता है। क्योंकि किताब और माशरा और फ़र्द और माशरा और फ़र्द और फ़र्द और फ़र्द और अफराद सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं कर सकते इनको आपको मुझे। वो जो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज़म है बेंथम की, उसके अंदर वो पूरा सिस्टम मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि जो बहैसियत फ़र्द के जो बाप है और बहैसियत फ़र्द के जो माँ है, वो जो इंडिविजुअल यूनिट है, दे क्रिएट एंटायर सोसाइटी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो सिंस चाइल्डहुड वो लेकर यहाँ तक पहुँचाते हैं, जो भी आपने भी कहा, और वहाँ पहुँचाने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद पैदाइशी तौर पर इनको ये मकान, ये दुकान, ये कारोबार, ये ज़िंदगी, ये इज़्ज़त, ये शोहरत सब कुछ मिल गई, जबकि वो किसी और का होता है। इसलिए कुरान करीम ने जो इनका सोशल एनालिसिस और लीगल एनालिसिस किया है वो बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, सिर्फ आयतें पढ़ देने से काम नहीं चलता, आयतों को समझ के उस पर अमल भी हमें करना चाहिए। हो ये रहा है कि कुरान कहता है कि वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करें, नज़दीक जाकर उनसे बात करें, उनके मसले को समझें। माँ बाप का मसला पैसा, माँ बाप का मसला मकान बनाना नहीं है, क्योंकि उनके मकान पर तुम्हें हिस्सा मिल रहा है, तुम्हें उनके मकान से हिस्सा नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले ये कि वो जो आपने तरबियत की बात की थी और आपने भी इदारों की बात की, उसको ज़रा सा जहन में रखें, और आपने कुरान करीम की आयत की तरफ इशारा किया था। हम देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वालिदैन जिनको हम इजाफी समझते हैं, ये मगरबी दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका, कनाडा या यूरोप, आज भी जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं गोरों के अंदर, वो अपने माँ बाप को अपने से जुदा नहीं करते, और वो उस तरफ लेकर नहीं जाते कि आपने फेंक दिया और साल में एक बार कभी विज़िट कर रहे हैं। या ऐसे माँ बाप बदनसीब के जिनकी कब्रों का औलाद को नहीं पता। मैंने पाकिस्तान के अंदर लोग देखे हैं, ऐसे लोग जो कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने बाप की और माँ की कब्र तलाश कर रहे होते कहाँ है। सवाल ये वो लोग हैं जिन्होंने आप पर एहसान किया। आप कब्रिस्तान में खड़े होकर अपनी आंखों से मैंने तमाशा देखा है कि बाप का इंतकाल हुआ है और उसकी जायदाद के लिए भाई एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, और ज़बान इस दर्जा तेज़ और आवाज़ कि लोगों ने पलट कर देखा मुझ समेत कि क्या हो रहा है। देखा तो जनाब वो दोनों भाई उलझे हुए हैं और वहाँ बाप को कब्र में उतार रहे हैं दूसरे लोग। तो जब आप इस दर्जा पहुँच जाएँ, ना उनकी एहसासात का ख्याल, माँ बाप आपसे पैसा नहीं चाहते, माँ बाप आपसे तवज्जो, खिदमत, प्यार, ताल्लुक़, और ये महसूस करवाना चाहते हैं कि हाँ तुम वही औलाद हो जिसके लिए मैंने अपना आराम रात का, माँ क्या कुर्बानियाँ देती है माँ, सोचिए ना। हम उसको 1% भी नहीं आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। कुरान ने इस बिला वजह इस तरह नहीं कहा है कि वला तक़ूलू लहुमा उफ़्फ़िन, जो आप जिस तरफ इशारा कर रही थी, वला तनहरहुमा। कुरान करीम का हुक्म है कि उन्हें झिड़को मत, उनसे सख्ती से बात न करो, चेहरे पे तुम्हारी पेशानी पे बल ना हो, मबादा ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये अदा जो तुम अपने अंदाज से लोगों को दिखा रहे हो, कल उन माँ बाप की बद्दुआ का हिस्सा ना बन जाए। वो ज़बान से बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन रब तो हर चीज़ देख रहा है ना। बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं बात को ताकि मेहमानों को सुने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी सी आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। जहाँ पर वालिदैन के हकूक़ होते हैं, वहाँ पर बच्चों के भी हकूक़ होते हैं। थोड़ा सा इस पर वजाहत करें तो फिर मैं इनकी तरफ आऊँ, क्योंकि इनसे मुझे थोड़े से मैं असल में ये चाह रहा था कि मेहमान हमारे बोले। जी नहीं, थोड़ा सा बात करके फिर मैं बच्चे, जो बच्चों के हकूक़ हैं, उनमें पहला हक़ उनका ये है कि जो अल्लाह ने आपको रिज़्क़ हलाल दिया है वो आप
उस तरफ लाएं। हमारे यहाँ क्या होने लगा, सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तानी मुआशरा कहते हैं, या इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मुआशरे हैं जिनको मैंने करीब से देखा। आप यकीन जानिए, अफसोस होता है पाकिस्तान में देखकर कि मर्द दिन भर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन अक्सरियत, दिन भर होटलों पर बैठे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, दुनिया भर की बातें कर रहे होंगे, टेलीविज़न स्क्रीन पर वो सारे शोज़ जब तक देकर उठेंगे नहीं, उन्हें सुकून नहीं आएगा। कमाई के लिए औरतें जाती हैं, वो बेचारी अगर वो है तो कहीं झाड़ू पोछा कर रही हैं, कहीं मजदूरी कर रही हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल क्लास है उसके अंदर आधा वक्त हमारा इसमें गुजर जाता है कि किस तरीके से ज़िंदगी का हिस्सा गुजारें। वो कभी किसी प्रोफेशन में, कभी किसी प्रोफेशन में। सब मर्द का काम है रिज़्क़ हलाल ला कर देना, औरत का काम है उन बच्चों की तरबियत करके एक नस्ल तैयार करना, ताकि आने वाले वक्तों में ये दोनों माँ बाप जिस मुश्किल से उस जगह तक पहुँचाते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, तो उनके जो बूढ़े कंधे हैं उनको सहारा दे सकते। बिल्कुल। अच्छा ज़ारा मैम, हमने एक चीज़ देखी है कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाता है या वालदा का, या जिनका भी केस फिर आगे जो है उनके जायदादों के चल रहे होते हैं, उस पर बहुत मुश्किल से एक तो केस को सॉल्व शुरू होने में बड़ा टाइम लग जाता है। उनके कोई अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे उस केस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। अगर कोई जायदाद है वो तक उनके सॉल्व करने में, ये इतने टाइम क्यों लग रहे होती हैं इतने केसेस में? ये तो फ़ौरन सॉल्व होने चाहिए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में और तंगी आ रही होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है उनके लिए। तो 2020 में पहले शुरू हुआ था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, और अब जाके नादरा अब पूरे मुल्क में है कि अगर आप सब एक यूनाइटेड हैं और आप कहते हैं कि जी जैसे डिवीज़न होगा शरियत के तौर पर, हम डिवीज़न करना चाहते हैं अपने माँ बाप के एसेट्स का। अब वो मूवेबल होते हैं, विच मींस बैंक अकाउंट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, वगैरह वगैरह, गाड़ियाँ हो गई, या फिर इमूवेबल जो होते हैं प्रॉपर्टी या लैंड, घर, बिल्ट अप हाउसेज ऑल्सो। तो उसमें आप एक आराम से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं नादरा पर, और उसके 1 महीने के बाद वो हिस्सा हो जाता है। इट इज़ वेरी ईजी। और 1 महीने बाद हो जाता है ना मसला? लेकिन नहीं, एक मिनट, लेकिन बात ये होती है, मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब वो एक यूनाइटेड नहीं होती, फ्रंट नहीं होती फैमिली की। कोई बेचना चाह रहा होता और कोई नहीं चाह रहा और होता। कोई ये कहता है कि नहीं, एक्चुअली वो तो मुझे मेरे वालिद साहब ने उनकी हयाती में कहा था कि तो ये आपका ही है, हाँ, और ये और अब मेरा ही होगा, या मैं इस घर अच्छा, को एक वो गिफ्ट डीड भी बनवा लेते हैं खुद ब खुद। वो कहते हैं कि ये गिफ्ट डीड, जबकि मैंने सुना है कि खाली गिफ्ट डीड से नहीं होता, आपको जाकर इदारे में जाकर आपको पहले उसको स्टैम्प करवाना पड़ता है, फिर वो जो है आपके नाम होता तो है। जो आपने गिफ्ट डीड की बात की, वो होता है ये कि कुछ ऐसे, अब अगर हम थोड़ा सा जाएं कानून की तरफ, कि अगर मेरे पास 3 बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जो अगर मेरे शोहर ज़िंदा है या नहीं है, अगर नहीं है ज़िंदा बिलफर्ज, तो वो फिर मेरी बेटियों को सारा हिस्सा नहीं जाएगा शरई तौर पर, और सक्सेशन एक्ट के तहत क्या होगा कि मेरे भाई बहनों को फिर वो बकिया हिस्सा मेरी जायदाद का बटा जाएगा, उनमें तकसीम किया जाएगा। तो इस सिनारियो में क्या होता है कि मैं अपनी हयाती में ही अपनी बच्चियों के नाम अपनी जो प्रॉपर्टी है या जायदाद है उसको मैं गिफ्ट डीड कर सकती हूँ। उसको जाके लेकिन रजिस्टर गिफ्ट डीड करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे नहीं, जी, अगर एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए, फिर उसको कोई चैलेंज कर सकते हैं, बट अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हो तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि अक्सर एक फेवरेट बच्चा हो जाता है और दूसरा फेवरेट बच्चा नहीं होता, या एक के ऊपर ये कहते हैं कि मेरे हाथी में मैं एक बड़े बेटे को जो है सारी जायदाद का मालिक बनाऊं, ताकि वो मेरे बाद जो है, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि मेरे बाद ये जो बंटवारा होगा ये जायज़ तरीके से और सही तरीके से ये फिर कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो अमानत का क्या होता है, बस ये बड़ी बहुत ट्रेजेडी की बातें हैं ये। थोड़ा सा इसके बारे में, इसके हवाले से जानेंगे कादी साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में और इफ्तार लाउंज में। आज हम बात कर रहे हैं ख़ानदान के हकूक़ के हवाले से। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन जिस हद तक हो सकता है हम आपको कुछ ना कुछ इसके हवाले से बता रहे हैं, क्योंकि जायदाद के बहुत सारे मसाइल होते हैं। और स्पेशली अभी हमने ब्रेक से पहले जो बात की थी कि किसी एक बच्चे के नाम पर जो है गिफ्ट डीड कर दी जाती है, या एक बच्चे के नाम पर जायदाद कर दी जाती है कि बेटा आपने मेरे जाने के बाद इसको जायज़ तरीके से अपने बहन भाइयों में बांटना है। वो अमानत हो जाती है, उस अमानत में कभी कभार खयानत भी होती है। तो इसके हवाले से हम डिटेल में ज़रा जानते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। इस्लाम का कानून विरासत है जी। और वो कानून विरासत LLB में भी पढ़ाया जाता है, LLM में भी पढ़ाया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि मैं उस्ताद रहा हूँ LLM का, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है, और लॉ का भी ग्रेजुएट रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। असल बात ये है कि जो कानून विरासत है उसमें तकसीम का अमल जो मैडम ने तफसीली तौर पर बताया है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए। जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए। अगर आपके 4 बेटे हैं तो उन चारों में कैसे तकसीम होना है, अगर आपकी बच्चियां हैं तो उनमें कैसे तकसीम होना है, ये कानून विरासत में मौजूद है। असल बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि सारा समेट के अगर आपने एक को दे दिया तो एहसास महरूमी पैदा किया आपने पूरे ख़ानदान के अंदर। वो ख़ानदान कभी जुड़ ही नहीं सकता जिस ख़ानदान के अंदर ऐसी वसीयत हो कि जिसमें दूसरों की हक तलफी हो। और ये जो आग करने का तसव्वुर है ना, ये कानूनी एतबार से जो भी हो, वो तो ज़ाहिर माहिरीन कानून बैठे हुए हैं, मैं तो आम सा आदमी हूँ, लेकिन ये ज़रूर मुझे मालूम है कि आग का तसव्वुर कानून के अंदर कहीं नज़र नहीं आता, नहीं है ना, नहीं। और ना इस्लाम ने इसको पसंद किया है। ता वक्ते के उसके रीज़न्स हों वो बयान करके उस पर वो जो लड़का है या लड़की है उसको समझाया जाए, उसकी जो फैमिली काउंसलिंग है वो की जाए और उसको बताया जाए। अब हमारे यहाँ होता ये है कि देख रहे होते हैं कि खुदा न ख्वास्ता बाप कैंसर से मर रहा है या उसकी जायदाद है, या फिर बाप मर चुका अब माँ है लेकिन उसकी जायदाद है उसके नाम पर है जो शौहर की तरफ से आई। अब उसको हासिल करने के लिए बाज़ लोग चापलूसी में लग जाते हैं, अम्मा तुम इस पर साइन कर दो, अम्मा तुम रजिस्ट्रार के यहाँ चलो, अम्मा मर रही है बेचारी आखिरी स्टेज पर है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो आज बिस्तर मर्ग पे है कल मैं भी हूँ वहाँ पर, तो जिसका हक बनता है चापलूसी करके ये करके नहीं। अल्लाह रसूल ने जो मुतय्यन कर दिया तो आप और हम कौन है, हाउ वुड यू इंटरप्रेट योर राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वीनियंस एंड यू वुड बी एड्रेसिंग थ्रू म्युनिसिपल लॉ। तो म्युनिसिपल लॉ तो आपको सपोर्ट नहीं करता, फैमिली लॉ भी सपोर्ट नहीं करता, तो आप उसमें झूठे गवाह भी खड़े कर देते हैं, कस्में भी खा रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं उस जायदाद के लिए। और वही जो बात है शद्दाद की जन्नत की, आप सारा कुछ हासिल करने के बाद उसमें कदम भी नहीं रख पाते, उससे पहले मर जाते हैं, तो फ़ायदा क्या। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता कि झूठ तो गुनाह कबीरा होता है। जी जी मतलब जी। किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए झूठ पे झूठ कानून को मतलब इस तरह से बना देते हैं। पहले तो मतलब समझना चाहिए ना कि किस तरह से झूठ बोला जाता है। झूठ के ऊपर क्या कहेंगे, इतना झूठ बोले जाते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही अंडरलाइंग प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, जहाँ झूठ इतना आम हो चुका है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। बिलफर्ज आपने मुझसे पूछा कि असद आप कहाँ हैं, अब मैं घर पे हूँ, निकलने वाला हूँ, मैंने आपको कहा मैं रास्ते में हूँ, आई एम जस्ट रीचिंग, ये भी झूठ है। बिल्कुल सही। अभी आप ठेले पे गए, आपने उनको कहा कि मुझे इतने इस तरीके से मुझे फल चाहिए, वो तोल ही रहा है, अभी तराजू पूरा भी नहीं हुआ, उठा के उसने आपको कहा सर ये हो गया। ये छोटे झूठ जो होते हैं वो कल्मिनेट करते हैं आपके बड़े झूठ में, और जो अब इस हद तक होता है कि जाहिर सी बात है, देखिए झूठ तो आप अपनी तरफ से बोल लेंगे, लेकिन जो सच है, जो फैक्ट है, वो फैक्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। एक केस है हमारे सामने होता है बहुत दफ़ा, कटहरे में विटनेस आए, उनकी एविडेंस से पहले ये कहा जाता है कि आप ये कहें कि मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा, और अगर मैं सच ना कहूँ तो अल्लाह ताला का अजाब मुझ पे आए। वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एविडेंस हो गई। उसी केस में दूसरी पार्टी आके यही जुमला कह के कुछ और कह रही है। सच दोनों को पता है, क्योंकि दैट इज अ फैक्ट, जो सच है वो तो तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन वो ये जुमला कह के झूठ बोल रहे हैं। सो ये तो आई थिंक ये पूरी सोसाइटी की इस्लाह की ज़रूरत है। और अगर आप ये याद रखें, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे रिलीजन में ये कितना बड़ा गुनाह है
इट्स अ गुनाह कबीरा तो वो अगर आप रखें, लेकिन वही इसीलिए अल्लाह ने गुनाह कबीरा बोला है, क्योंकि एक झूठ की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कितने ज़्यादा माशरा बर्बाद होता है। सबसे पहले हमारा माशरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ आ जाता है। तो झूठ से एक वैसे ही कहा जाता है कि इज्तनाब किया जाए। अच्छा, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अभी फैमिली की और ख़ानदान की, हमारा बड़ा कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को आपने अप्रिशिएट करना है, पसंद करना है, मोहब्बत करनी है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहन भाइयों के अपने हकूक़ होते हैं, फिर उसके बाद माशरे में जो हम कहते हैं ना कि माशरे को बनाना है और इस्लाम के ज़रिए बनाना है, तो वो इतना प्यारा हमारा दीन है कि जिस पे मियाँ बीवी के हकूक़, सारे हकूक़ अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किए हुए हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि इंसान पता नहीं किस तरफ खो जाता है, कौन सी राह की तरफ चला जाता है कि वो चीज़ें भूलने लगता है, या वो बड़ा उसके अंदर अपने अंदर गरूर आ जाता है। जहाँ पर मियाँ बीवी की भी बात आती है, वहाँ पर अक्सर हमने ख़वातीन को भी देखा है कि उनके मुकम्मल हकूक़ नहीं मिल रहे होते उन्हें। स्पेशली जब देखा जाए तो उन्हें नान नफ़का नहीं मिलता। उनको कहा जाता है ये तुम्हारे घर का पूरा एक पैसे हैं, ये घर चलाओ, यही तो तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारे लिए पैसे हैं। अब वो सारे जो खर्च चला रही है वो तो पूरे घर का खर्च चला रही, अब उसके लिए कहाँ गया? तो वहाँ उसके हकूक़ कहाँ चले जाते हैं? देखिए ये एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया है, क्योंकि उसी दिन चंद दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि over 60% of women in Pakistan are abused financially. एक होता है ना जिस्मानी जो होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है, एक होता है वर्बल अब्यूज़, एक होता है इमोशनल अब्यूज़, लेकिन एक होता है फाइनेंशियल। एंड आई थिंक इमोशनल एंड फाइनेंशियल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में, मोर देन, ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस इज वेयर इट इज़ और नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, लेकिन ये बात बहुत अहम है। दिस इज आल्सो अब्यूज। जी इट इज़, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको काम करने की इजाज़त नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं आपको माहाना खर्चा जो दे रहा हूँ उसी से अपना घर चला ले, तो फिर उनका खुद का कहाँ से खर्चा आएगा? राइट? और वो कहेंगे अच्छा मैं तो दिला दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बट अगर मैं खुद चाहूँ कुछ जाके लेना तो वो मेरा भी तो हक है, और अगर मैं वो कमा सकती हूँ तो फिर मुझे इजाज़त दे दें। लेकिन वो भी मसला है। सो आई थिंक फाइनेंशियल अब्यूज इज समथिंग जो बिल्कुल देखा नहीं जाता, और यहाँ तक कि क्योंकि देखें अगर बाद में खुदा ना खास्ता अलहदगी हो जाए तो जो पास मेंटेनेंस होती हैं, काफ़ी ख़वातीन को ये भी नहीं पता होता कि अगर आप किसी के निकाह में हैं और आप अलहदा रह रहे हैं, आपके जो शौहर हैं उन्होंने आपका ख्याल रखना है फाइनेंशियली। अच्छा, इसके बारे में हम जानेंगे कि केस कैसे किया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं ख़ानदान के हकूक़ के हवाले से, जिसमें मियाँ बीवी के हकूक़ में हमने वाइफ के लिए स्पेशली, क्योंकि वो घर पे बैठी हुई है, हमारे माशरे में ये होता है ज़्यादातर ख़वातीन घर पे बैठी हुई होती हैं, घर को संभाल रही होती है, देखभाल कर रही होती है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उनके लिए कुछ उनके अपने ख़र्चे के लिए उनको जब पैसे नहीं मिल रहे होते तो असद आप बताएं कि क्या कोई केस कर सकते हैं शादी में होते हुए? शादी के जो डिवोर्स के बाद अलग बात है, लेकिन शादी में होते हुए क्या खर्चा वर्चा चाहिए, कोई केस हो सकता है क्या? इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज करूंगा, हमारे जितने भी भाई हैं, काइंडली हैव अ प्रोवाइडर्स माइंडसेट। यस, गुड। आप जब शादी कर रहे हैं किसी से तो आप पहले हुकूक जानिए कि आपको क्या देने हैं अपनी वाइफ को, और उसके बाद अपने वालिदैन की भी पोस्ट मैरिज। जब आपको यही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ एक बहुत ही एक अलार्मिंग ट्रेंड है कि बच्चा सीरियस नहीं है, बच्चा जो है ना फोकस नहीं है लाइफ में, इसकी शादी करा दो, ये हो जाएगा। व्हाट अबाउट जो उसकी बेगम आ रही है घर,
मतलब ایک کی تو زندگی چل نہیں رہی ٹریک پہ, وہ دوسرے والے کو بھی اس کے ساتھ جو ہے کھڈ لائن لگا کے جو ہے وہ آپس پرابلم کریٹ کرا دی. تو دیٹ از, یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں جو ہے, اور یہ دین اگین میرے جو پہلا جواب تھا اس میں, یہ سب بچپن سے آپ کے مائنڈ سیٹ, تربیت کا حصہ ہے. اور والدین دیکھیں سائیکل بریک کرنا, ابھی ماشاء اللہ ہماری جنرلی بیکاز آف سوشل میڈیا اینڈ ادروائز ایک ہماری سوسائٹی کے اندر اویئرنیس بڑھی ہے آج سے. اگر آپ 10-15 سال پہلے کا دیکھیں ایوری اسپیکٹ, آپ کسی کی بات بھی کریں تو اب ہمارے یہاں لوگ جانتے ہیں. والدین اگر آپ کی پہلے کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا سلوک, لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں دس از دا رائٹ پاتھ, تو اپنے بچوں کو تربیت دیں, ان کو اویئرنیس کریں تاکہ وہ پاس کر سکیں آن دی نیکسٹ جنریشن. اچھا, کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, اس میں اس طریقے سے ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیورس نہیں ہوتی, لیکن دیر از سیپریشن, یعنی کہ لیونگ سیپریشن ہوتی ہیں کہ اتنے اختلافات ہیں کہ آپ ساتھ نہیں رہ رہے, تو بالکل مینٹیننس کا آپ کیس کر سکتے ہیں, آپ کا بالکل حق ہے. اور اگر بچے ہیں تو بچوں کا انکلوڈیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اماؤنٹ. اور اس شو کے ذریعے میں ایک چھوٹی سی ایک اور چیز ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ عدالت کا راستہ اپنانے سے گھبرائیں مت. لوگ کورٹ کچہری کا نام سن کے بہت گھبراتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, وہ ایک کورٹ کا نوٹس آیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیس آپ کے خلاف دائر ہو گیا ہے, اور ہمارے کلائنٹس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا کورٹ کچہری, اگر آپ کو لیگل کنسلٹیشن کے بہت سے فورمز ہیں, فری فورمز بھی ہیں سرکار کی طرف سے بھی, ایک بہت اچھی سوسائٹی ایک اور بھی ہے لیگل ایڈ جو پرووائڈ بھی کرتی ہے. تو کائنڈلی اپنے حقوق جانیے, اور حقوق جاننے کے بعد ان کو امپلیمنٹ بھی کریں. دیکھو میں تو کہتی ہوں یہ ایجوکیشن دینی چاہیے لاء کے حوالے سے. ہم نے تو پھر بھی جا کے تھوڑا پڑھا تھا اپنے گریجویشن میں, لیکن میں کہتی ہوں اسکول ایج سے قانون پڑھانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر مضبوطی آئے, اپنے قانون کے حوالے سے مضبوطی آئے کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے. دینی سبجیکٹ پڑھانے چاہیے, اور وہ دینی سبجیکٹ جس میں ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں, یہ بڑے ضروری ہیں. اچھا, ہم نے کیس پر بھی بات کر لی, ایک وہی والی بات رہ گئی میری کہ شادی ہوتے ہوئے اگر وہ نہیں دے رہے پیسے تو کیا کریں, پھر بھی کیس کر سکتے ہیں؟ نہیں, تو اگر ساتھ رہ رہے ہوں تو the law presumes, تو قانون میں یہ ہے کہ وہ ایک دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ ایون قانون میں یہ ہے کہ اگر ساتھ رہ رہے ہوں گے تو ان کا جو شوہر ہوگا وہ پرووائڈ کر رہا ہوگا. یہ ایک بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے گھروں میں نہیں ہوتا یہ. اور یہ جسے اسد نے بھی بات کی, اینڈ ویری ویلڈ پوائنٹ, کہ بی اے پرووائڈر. اگر آپ نے کسی سے شادی کی ہے, ایک آپ نے زندگی پوری گزارنی ہے ساتھ میں, تو آپ کیوں نہیں ان کا خرچہ اٹھا سکتے؟ بالکل. اور آپ اپنے مینز میں کریں, یہ نہیں کہ آپ اپنے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنے آپ پھیلا سکتے. پر یہاں پہ تھوڑا سا ہم خواتین کے لیے بھی کہیں گے, جو میں کہوں گی کہ دونوں کے حوالے سے بات کر لیں قاضی صاحب, کہ خواتین کو جو وائفس ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نہیں ہے آپ کے شوہر کے پاس اتنا تو آپ نے ان سے ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کرنی, اور اگر شوہر کے پاس ہے ماشاءاللہ تو وہ اس کو ایز اے گڈ پرووائڈر ضرور اس کو جو ہے اس کا خیال رکھیں. مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے, وہ بڑا دلچسپ حوالہ ہے. لوگوں, جس طرح سے تمہارا حق عورتوں پر ہے, اسی طرح ان عورتوں کا حق بھی تم پر ہے. اب سوال یہ حق کیا ہے, اس کو ڈیفائن کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈیفینیشن جب تک نہیں ہوگی اور اس کے ذیلی مضامین ذہن میں نہیں ہوگی, ہم بات تو کر رہے ہیں, لیکن قانون سازی عورت گھر جا کر بیٹھ گئی تو یہ الزام کہ جی وہ تو گھر سے اتنا زیور چوری کر کے اور سب چیزیں کر کے سمیٹ کے گھر چلی گئی. جھوٹے الزامات اکثر و بیشتر انڈر اوتھ ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور روزانہ یہ خلا اور طلاق کے جو مسائل ہیں, میرے خیال سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے ہی کیسز چل رہے ہوتے ہیں. فیملی لاء میں کیا ڈیفائن کیا وہ اپنی جگہ پر ہے, اور جو جھوٹ بول رہا ہے شخص وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اسے جواب اس زندگی کے علاوہ کہیں دینا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے, ہم نے شاید نظر انداز کر دیا. یہ جو عورتیں ہیں, یہ میں ان کو صنف نازک نہیں کہتا, میں نے اصطلاح بدلی ہے, میں انہیں صنف آہن کہتا ہوں. بڑی مضبوط ہیں یہ ہماری بچیاں, بہنیں, بیٹیاں بہت مضبوط ہیں. انہیں صرف بتانے کی ضرورت ہے کہ خوف کے ماحول سے نکلو. اور یہ جو مردوں کا مزاج ایک بن گیا ہے نا کہ جناب نکاح کے فوری بعد تم بہت اچھی ہو, تم بہت خوبصورت ہو, تم آسمان سے اتری ہو, تم فلاں ہو, مہر معاف کر دو. کیوں معاف کر دو؟ کیوں معاف کر دو؟ جب رب نے اس عورت کا حق تم پر رکھا ہے تو تم اگر اتنے ہی
غریب تھے تو تم نے شادی کیوں کر لی؟ وہ جو آپ نے ایک بات کی تھی بھائی شادی کیوں کی؟ شادی کرنے کی ذمہ داریاں ہیں نا، تو جب ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتے تو پھر شوق میں کیوں شادی کر رہے ہو؟ اب وہ بچے ہوئے تو وہ بچوں کو لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا جناب. آپ دیکھیں گے اب ایکسپیرینس آپ کے روڈ پر آپ ذرا جائیے، ایک نیا فراڈ شروع ہو گیا بھیک مانگنے کا. بچوں کو گود میں لے لیا، یا کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں یا جو بھی کرائے پہ لے لیے جناب، وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ان کا ہم علاج نہیں کر سکتے، اور کہا کہ بچوں کے لیے یہ نہیں تربیت کرے. عورت کو الگ بٹھا دیا، عورت چلی گئی ہے میں اکیلا پال رہا ہوں اس کو. جھوٹ. ہم انڈر اوتھ، ہم مسلمان ہیں، ہم نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. جو مقدمات ہوتے ہیں، تھوڑا بہت میں کیس اسٹڈیز پڑھتا ہوں اور لاء کے جو جرنلز ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہو. میں مردوں سے اس لیے مخاطب ہوں کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد ایسے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، پتہ نہیں چلتا ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے میں اس طرف آتا ہوں. اسلامی طور پر قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن نے فرمایا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. تم اپنے لباس کو تار تار کر رہے ہو، کیا بات. اپنے آپ کو برہنہ ہم کر رہے ہیں. کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اور جھوٹ بول کر. میں نے بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کورٹ میں، کئی ایک کورٹ کے اندر ماشاءاللہ جو ججز ہیں وہ میرے شاگرد بھی ہیں. اسٹل دے آر سرونگ دیئر. اور میں لاء چونکہ پڑھاتا رہا ہوں، میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں، لیکن انڈر اوتھ جو وہ جمع کراتے ہیں وہاں کاغذ ہے نا میڈم، یہ بات ہے نہیں. آپ لوگ تو پریکٹیکلی وہاں دیکھ رہے ہیں. تو خدا سے ڈرو، اپنے لیے آگ مت خریدو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، اور قرآن نے بھی جگہ جگہ فرمایا کہ تم بندے سے تو چھپ جاؤ گے، رب سے کیسے چھپو گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ سبجیکٹ اتنے واسٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے اس پہ بات کرتے چلے جائیں، اور خود بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ لوگ کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. یقیناً آج بھی آپ نے ہمارے شو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. ایک بات عرض کروں میں، کیونکہ لاء کی بات ہوئی تھی، اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. تو میں تو مقروض ہوں حاجق الخیری صاحب کا، مرحوم میرے استاد تھے جسٹس حاجق الخیری صاحب. ان سے ہم نے بہت ڈسکس کی یہ چیزیں لاء میں، جب میں ایس ایم لاء کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. حاجق الخیری صاحب کو میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، ایسے لوگ مثال ہیں. میں خود اس وقت طالب علم تھا، میں نے فیس بھی معاف کروائی اسے لاء کی، لیکن ان میں نے غریب فیملیز کی مدد کرتے ہوئے دیکھا. کیونکہ لائر پہلے جملے میں سمجھ جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. اور پتہ سب ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرح، وہ نباز نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے. بالکل. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے اور اس کے بعد کیسے لوٹے گا. ہمیں ان چیزوں سے نکل کر پہلے ہی حق اگر ہم دے دیں تو ہم آگے تک جائیں کیوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ میں ہمارے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے جس میں انداز، گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہیں. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، اور وہ بھی مناسب قیمت پر. یہاں پر گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان. گلپوش یادوں کی محبت، خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور اسپیشلی ہماری مہمان کے لیے لال قلعہ کا یہ ملکہ عالیہ کا ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے لال قلعہ کی جانب سے، اور یہ ڈسکاؤنٹ کارڈ جو ہے یہ خواتین کے لیے. So this is for you. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. مرحبا رمضان میں آج اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.